ये इंटरव्यू सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकसद के लिए पेश किया गया है। मीडिया स्टार वर्ल्ड किसी भी हिंसा, नफरत या तासुब की हिमायत नहीं करता। यहाँ पेश किए गए ख्यालात मेहमान के अपने हैं। चैनल उनसे ज़रूरी नहीं कि इत्तेफाक रखे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप इसलिए पसंद करते हैं कि ग्राउंड जीरो से कोशिश हम करते हैं खबरें हासिल करने की, और अलग अलग खबरें सोर्स बताते हुए रेफरेंसेस के साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जिन जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं उनके पास से भी इंफॉर्मेशन बहुत मिलती है, एनालिसिस ऐसा सटीक कि बाकी सब मीडिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन जो चीजें हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स के जरिए बताई जाती हैं आप उन्हें काफी पसंद करते हैं। उसकी वजह यही है कि वो सच्ची भी होती हैं और बहुत ही हकीकत के नजदीक होती हैं। आज हम एक बार फिर आफताब कमाल पाशा साहब से बात कर रहे हैं, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के गल्फ स्टडीज के सरबराह रह चुके हैं, कई मुल्कों में डिप्लोमेट के तौर पर रह चुके हैं, बहुत सी किताबें लिखी हैं वेस्ट एशिया पर, भारत और वेस्ट एशिया के ताल्लुकात पर किताबें लिखी हैं, और आज भी मुसलसल मुख्तलिफ टेलीविजन चैनलों में मुख्तलिफ जगहों पर अक्सर अपनी राय बहुत बेबाकी से देते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो इस वक्त की ताजा खबरें हैं आज की, वो एक तो ये कि ईरान ने कहा है कि ये जो गड़बड़ी हुई पिछले दिनों, इसमें 10 मुल्कों की खुफिया एजेंसियां इन्वॉल्व थीं। अब मोसाद और सीआईए ही नहीं, बल्कि और 10 मुल्क, यानी 8 और मुल्कों की एजेंसियां थीं। खैरियत यह है कि अभी उन मुल्कों के नाम उसने नहीं ऐलान किए हैं। हो सकता है बहुत ही उसमें अचंभा करने वाले, ताज्जुब करने वाले नाम भी हों। अभी हम उस पर कोई ज्यादा कुछ नहीं कहते, अभी आने दीजिए खबरों को। उसके अलावा हमास का कहना है कि उसने अपनी पहले मरहले की जंगबंदी के तमाम वादे पूरे कर दिए हैं। आखिरी डेड बॉडी जिसका इंतजार था वो भी हवाले कर दिया। लेकिन ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आपने ये बड़ी मेहनत से तमाम इजरायलियों को वापस किया है, अब डीमिलिटराइज हो जाइए, अब अपने हथियार छोड़ दीजिए। यानी वो बिल्कुल ऐसी स्क्रिप्ट लेकर के बैठे हैं कि उन्हीं की मर्जी से सब कुछ चले। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? उधर ईरान के खिलाफ भी जंग की तैयारी, और तैयारी को अब एक्सरसाइज में बदले जाने का भी एक ऐलान आ गया है। ये इसके क्या मानी है? ओमान के नजदीक अमेरिका का इब्राहिम लिंकन पहुंच चुका है, और भी बहुत तैयारी है। सैकड़ों की तादाद में जहाज वहां पर पहुंचे हैं, जो ईरान को एक तरह से डराने की और जंग की तैयारी जाहिर कर रही है। लेकिन तेहरान में भी बड़ा दिलचस्प माहौल है। हम कोशिश करेंगे कि आपको वो वीडियो दिखाएं या तस्वीर दिखाएं। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर एक बड़ा बिल बोर्ड लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें अमेरिका के जंगी बेड़े को तबाह हुआ दिखाया है, उससे खून बहता हुआ दिखाया है, और समंदर में उसके अमेरिकी झंडे को दिखाया है, झंडे के शक्ल में। तो एक मॉरल वहां बहुत ऊंचा है, ये बात साफ है। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ देख रहे हैं अभी सबसे पहले जंग के इम्कानात, और ये डराया जा रहा है या वाकई जंग शुरू होने जा रही है, कि क्या कुछ देखते हैं? किस तरह से मैन्यूवरिंग रोजाना हो रही है, और ऐसा बताया जाने की कोशिश हो रही है कि ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि जैसे मैं चाह रहा हूं वैसे ही हो रहा है। क्या ऐसा ही है? जी, देखिए, हर एक ताकतवर पावर या सुपर पावर जिसको अमेरिका को कहते हैं, वो उसमें कोई शक नहीं है कि उसके पास बहरी बेड़ा है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, आधुनिक फाइटर जेट्स हैं, और उनके पूरी दुनिया में कम से कम 800 अड्डे हैं, हवाई अड्डे, बहरी अड्डे, हर किस्म के अड्डे, जिसपे वो तकरीबन $1 ट्रिलियन स्पेंड करते हैं हर साल। अब उसको बढ़ा के 1.5 ट्रिलियन करना चाहते हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका जो है, अगर कोरिया में गड़बड़ी होती है या जापान में गड़बड़ी होती है या ताइवान को लेकर होती है, वहां फौरन अपने हवाई जहाज
कम से कम 200 से 500 तक भेज सकता है, कम से कम। और जो ईरान के आसपास जो इकट्ठा कर रहे हैं वहां भी कम से कम 500 हवाई जहाज हैं। अब्राहम लिंकन को छोड़ के ओमान में, इमारात में, सऊदी सुल्तान बेस में, बहरीन में, कतार के अल उदैद में, कुवैत में, और अल असद, आइन अल असद में, इराक में और सीरिया में, और बेरीपेडा उनका जो रेड सी और मेडिटेरेनियन में है। और मान के चलिए कि जो भी इजराइल के पास हवाई जहाज हैं वो भी अमेरिका के ही हैं, और अमेरिका चाहे तो वो डुअल सिटीजनशिप जो होते हैं, यहूदी अमेरिका के भी, इजरायली सिटीजन, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके अलावा टर्की में भी हैं इंशरिक एयरबेस। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनका जो पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी है कहीं गुना ईरान से ज्यादा है, हवाई जहाज खास तौर पर। और उसमें क्रूज मिसाइल्स भी होते हैं, टामाहोक मिसाइल्स भी होते हैं, और हर किस्म के आधुनिक हथियार भी होते हैं। कुछ न्यूक्लियर हथियार भी होते हैं, जैसा अब्राहम लिंकन में कहा जाता है कि उसमें ये न्यूक्लियर एंटरप्राइज है, न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, जैसे एंटरप्राइज 1971 में खाड़ी की बंगाल में जो भेजे थे इंदिरा गांधी को डराने के लिए। तो इस का मकसद ये है कि इराक में जब उन्होंने बमबारी की, उसका नाम दिया गया था शॉक एंड ऑ, कि इतना बड़े पैमाने पर बमबारी करो कि ये दुश्मन को समझ में नहीं आया कि कहां से क्या हो रहा है। और मतलब ओवरवेलमिंग फोर्स, इतना ये बमबारी करो कि ये तहस नहस हो जाए, और इतना जल्दी करो कि दुश्मन ऑर्गेनाइज ना हो सके। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं इनके। और ये करके हमने देखा इराक में, वहां सद्दाम हुसैन बने रहे सदर, और उनके सब आर्मी रही। जब अमेरिकी फौज दाखिल हुई इराक में और जब वहां कार्रवाई करने लगे, उसी के बाद वहां कब्जा कर सके। लेकिन हवाई जहाज के हमले से, फाइटर प्लेन से, शॉक और ऑ से, और ओवरवेलमिंग फोर्स से हमने कई जगह देखा है, उससे कुछ हासिल नहीं होता, रेजिम चेंज नहीं होता, आप उस मुल्क पे कब्जा नहीं कर सकते। तो इसी तरह ईरान पे भी डराने धमकाने की ये साइकोलॉजिकल वॉर है। और जो 12 या 13 जनवरी को अफवाह थी कि हमला करने वाला है, जो कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर में हकान ने भी वाजे किया था, तो उनको पता चला कि ये हवाई हमले से रेजिम चेंज नहीं होगा। पिछले साल जब उन्होंने बमबारी की तो उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इनका कैपेबिलिटी तहस तो नहस करना। जबकि ट्रंप ने कहा कि हमने ओब्लिटरेट कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। तो अब दूसरा हमला किसके लिए कर रहे हैं? रेजिम चेंज के लिए ओपनली कर रहे हैं, और वहां लोगों को उकसा के जो है मोसाद, CIA, जैसा कि आप कह रहे हैं 8 और देश शामिल हैं। मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि एक तो अफवाह आ रही है, कंफर्मेशन अभी नहीं है, अभी कहना जो है कुछ मुनासिब नहीं है। लेकिन हमें पता है कि कौन कौन है इसमें। 3 कम से कम यूरोपीय देश शामिल हैं मेरे सूत्रों के मुताबिक, और बाकी के आसपास के भी हो सकते हैं। तो ये बड़े पैमाने पे मोसाद और CIA मिलके, उनके हामियों के साथ, उनके दोस्तों के साथ मिलके, और उसमें कई अफगानी भी शामिल थे। 400 अफगानियों को भी उन्होंने हिरासत में लिया है, जो ट्रेनिंग दिए थे, और कुर्दों को भी ट्रेनिंग दिए थे, इसमें कोई शक नहीं है। और कई अरब जो खुजिस्तान से हैं वो भी, उनको भी ट्रेनिंग दी गई थी। और अल्बानिया में मुजाहिदीन खल्क, उनको भी ट्रेनिंग दी गई थी कई सालों से। इजराइल भी शामिल था। तो ये ईरान के ऊपर ऐसे जो आजमाइश हैं कई बार आए, पहली बार नहीं हो रहा है कि ईरान की हुकूमत या वहां के सरबराह इस तरीके से धमकी में
धमकी दी जा रही है कि आपको तहस नहस कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह बोल के। तो वो उनको नॉर्मल हो गया है, ईरानी लीडरों को और ईरानी कौम को भी, कि अमेरिका की धमकी पिछले 40-45 सालों से वो मुंह तोड़ जवाब देके अपनी कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें 3 चीजें हैं। एक तो ईरान के पास हवाई जहाजें नहीं है जितने अमेरिका के पास हैं, जैसा मैंने कहा। लेकिन उनकी क्षमता जो है मिसाइल से है। 3 किस्म के हैं। शॉर्ट रेंज, जो पूरे खाड़ी के देशों को निशाना बना सकते हैं। मीडियम रेंज, जो इजराइल और पूरे दायरे में ला सकते हैं। और तीसरा जो है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक दागते हैं। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, बॉस्टन, ये पूरा ईस्ट कोस्ट जो है इसके दायरे में आ सकता है। तो अंदाजा लगाया जा रहा है डिफेंस एनालिस्ट के मुताबिक, शॉर्ट रेंज मिसाइल उन्होंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है। मीडियम रेंज उन्होंने पिछली जंग में इसराइल के खिलाफ 500 से 750 इस्तेमाल किए थे। तो अभी भी कम से कम जो है पूरे शॉर्ट रेंज मिसाइल बाकी हैं। मीडियम रेंज उनकी तादाद बढ़ा के 2000 तक बताई जा रही है, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कम से कम 50। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के पास अभी भी इतनी कुव्वत है जिसकी वजह से अमेरिका और उनके साथी डरे हुए हैं कि अगर वो हमला करते हैं शॉक एंड ऑ का और ओवरवेलमिंग फोर्स और वगैरह वगैरह, तो ईरान की पॉलिसी है सब्र करो। हम पहले हालांकि वो बोल रहे हैं कि अगर खतरा है तो हम प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे, क्योंकि उससे काफी बर्बादी हो सकती है। तो वो सब्र से काम ले रहे हैं। इंग्लिश में एक वर्ड है एंड्योरेंस। तो आप सब्र करते जाइए और देखते जाइए कि क्या करता है दुश्मन, और उसके बाद जो है उसको ललकार के जो भी अपने उसके जखायर हैं आसपास में, उसको एक एक करके निशाना बनाए। तो ये एक है ईरान के अंदर। और उसके साथ जुड़ा हुआ ये है कि उनका मोरल बहुत ऊंचाई तक है। जैसा आप बता रहे हैं आजादी स्क्वायर में इलेक्ट्रॉनिक ये बता रहे हैं अब्राहम लिंकन को खत्म करके वगैरह, तो लोगों को बताना चाहते हैं कि उनके पास क्षमता है। और लोग भी जो है, जो नरसंहार हुआ ये मोसाद और सीआईए एजेंट जो सड़कों पे ईरान के कर रहे हैं, उससे लोग काफी परेशान हैं और गवर्नमेंट के पीछे हैं सॉलिड। तो ये ईरान की हालत है, सूरत हाल है। लेकिन हमें ये समझ के नहीं जाना है कि ईरान पे अगर हमला होता है तो कहीं और से अमेरिका या उनके साथियों पे हमला नहीं होता। ईरान जो है पिछले कई सदियों से अपने दोस्त और उनके करीबी अलाइज जो कहते हैं, इराक से लेके पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स जिसके पास काफी मिसाइल्स हैं, और जो बचे कुचे लोग हैं इस सीरिया में, वो भी कुव्वत रखते हैं। और हिजबुल्लाह की 2/3 फोर्स अभी भी बाकी है। जैसा मैंने कहा कि सिर्फ मीडियम रेंज ईरान ने इस्तेमाल किया, तो हिजबुल्लाह के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है अभी भी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक अभी भी बरकरार हैं। उसके अलावा हूती के पास भी जो है काफी ड्रोन्स हैं और मिसाइल्स भी हैं। और याद रखिए कि हमास अभी पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है। हालांकि उनके काफी लड़ाकू मारे गए हैं, लेकिन अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है ईरान को, मेरे ख्याल से वो भी अखाड़ा में कूद पड़ेंगे और इजरायली फौज को वहां चुनौती देंगे गाजा में। तो नॉर्दर्न फ्रंट इजराइल का भी खतरे में है, सदर्न फ्रंट भी खतरे में है, और उसके अलावा इराक में भी हैं और हूती भी हैं। तो ईरान के अलावा ये 3-4 जगहों से भी अमेरिका के ऊपर या उनके बहरी बेड़े के ऊपर एक साथ जो शॉक एंड ऑ अमेरिका करता है, तो ये शॉक एंड ऑ कई जगहों से हो सकता है। मतलब नॉर्थ साउथ, मशरिक मगरिब, ईस्ट वेस्ट, सभी जगह से अमेरिका और उनके साथी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। मतलब बारूद और मिसाइल सभी जगह से आना शुरू होंगे। मेरा ये
सिनारियो है जो ईरान तैयार कर चुका है, और उस पर बेशक मेरे ख्याल से अमल होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोगों को पता नहीं, सिर्फ अमेरिका की बहरी बेड़ा की बात हो रही है, सिक्स फ्लीट की, अब्राहम लिंकन की वगैरह। ईरान के पास जो समंदर से जाने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स इतने बड़े पैमाने पे हैं, जो एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं कि, तो वहाँ खुर्रम शहर से लेके, अबदान से लेके, बुशैर से लेके, जजीरे किश से लेके बंदर अब्बास तक, शाहबहार के नजदीक तक भी जो है, इतने बड़े जो सरहदी तट है उनका, सभी जगह से मिसाइल अटैक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ओवरलैंड में उनके मिसाइल्स नाकाम हो जाते हैं, तो ये नेवी जो है सेकंड अल्टरनेटिव है ईरान के दिफा में। तो ये भी जो है सबमरीन्स हैं इनके पास, पेट्रोल बोट्स हैं इनके पास, और ड्रोन्स हैं जो समंदर के अंदर जाके सुरंगें बिछा सकती हैं और दुश्मन के बेड़े पे अटैक कर सकती हैं। तो ये सब इतना गोला बारूद, इतने सारे जखायर रख के जो है ईरान तैयारी में है। और उसके साथ जो है रूस और चीन भी है। और चीन को आप जानते हैं कि अमेरिका और यूरोप धीरे धीरे उसको घेर रहे हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति को नुकसान करने के लिए तेल से जहां से वो इंपोर्ट करता था, एक एक करके सोर्स उसको खत्म कर रहे हैं, जैसा वेनेजुएला हुआ, अब ईरान के पर घेरा कर रहे हैं। तो ये ईरान की दिफा के लिए पिछले कई दिनों से बड़े चाइनीज ट्रांसपोर्ट प्लेन्स ऐसे ऐसे हथियार ला रहे हैं, एयर डिफेंस के वगैरह, खास तौर पे कि वो रेडार जामिंग और प्लेन्स को और शिप्स के रेडार सिस्टम को जैम करने की असला ला रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बोल के। और इसी तरह रूस के साथ भी कई एंटोनो AN-24-22 भी असला ला रहे हैं, S-400, इसमें कोई शक नहीं, पहले ही थे वो बुशैर को दिफा करने के लिए, आप पूरे ईरान में तैनात कर दिए गए। ये सबसे महत्वपूर्ण एयर डिफेंस है कि रेडार को और स्टेल्थ बॉम्बर्स को भी जो है गुमराह करके इसको टारगेट कर सकता है। तो इतनी बड़े पैमाने पे दोनों तरफ से तैयारी हो रही है, लेकिन खतरा यह है कि कतार, कुवैत, सऊदी, इमारात, ये सब डरे हुए हैं और इनका प्रेशर बढ़ रहा है अमेरिका और इजराइल के ऊपर, आप ऐसा कोई काम मत करिए। अगर तहस नहस करते हैं ईरान, तो हमारा भी खतरा है, और तेल और गैस और पानी और बहुत कुछ नुकसान ईरान पहुंचा सकता है, अगर उनको लगता है कि पूरा ईरान जो है वो तहस नहस करने के ऊपर आमादा है बोल के। तो ये सब सिनारियो बन रहा है, और पुतिन भी जो है नेतन्याहू और ईरान से राब्ता रखे हैं, और मेरे ख्याल से अभी मार्च तक मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि अमेरिका देख रहा है, ताक रहा है कि इनका जो रेडीनेस है कब कमजोर होगा। और मार्च इसलिए कह रहा हूँ कि नवरोज की फेस्टिवल्स आते हैं, तो ये लोग बाहर चले जाते हैं और सैर व तफरीह के लिए मशगूल रहते हैं। उस दौरान करने का कोई नया प्लान भर के आ रहा है, के सुनने में आ रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि ये सब हथियार जो है आसपास ईरान के तैनात हैं, और ईरान भी अपना एयर स्पेस अभी भी बंद रखा है, इंटरनेट पूरी तरह रेस्टोर नहीं किया है, और वो भी फुल तैयारी में है। लेकिन देखते हैं कि कौन पहले अटैक करता है। जी। आफ्ताब कमाल पाशा साहब, आपने बहुत ही अच्छे से सिनेरियो को एक्सप्लेन किया, और उसमें खास तौर पर जो आपने खास नई बात जो मैं समझता हूं दुनिया भर में अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही, कि मार्च, नौरोज 21 मार्च को ईरान का कैलेंडर का नया साल शुरू होता है, और उसमें लोग छुट्टियों पर जाते हैं। उस वक्त या उसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई की जा सकती है, ये आपने अंदेशा बताया, और साथ साथ ये भी बताया कि ईरान ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन तक हमला करने की तैयारी की हुई है, और
आसपास जितने भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के ग्रुप्स हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। कल ही हिजबुल्लाह के लीडर ने तकरीर की है ईरान के साथ पूरी तरह से मजबूती से खड़े होने के लिए। कतायब हिजबुल्लाह इराक से भी ऐसी अपील की गई है तमाम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को कि सब लोग तैयार रहें, ईरान के खिलाफ अगर कोई हमला हो तो हम मिलकर के लड़ेंगे। तो ऐसी सूरत में ये, और अरब मुल्क, बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि अरब मुल्क खासतौर पर कल ही ईरान के फॉरेन मिनिस्टर यूएई में थे, वहां भी उनके मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने कहा कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सऊदी अरब भी ये कह चुका है। तो इस नए सिनेरियो में खुद इजराइल ये कह रहा है कि अभी हमला मत करो। तो इस नए सिनेरियो में ये कि मार्च तक आपको लगता है कि कोई बड़ा हमला नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताइए पाशा साहब, आप भी देखते होंगे भारत के यहाँ अपने यहाँ जो चैनल्स हैं वो रोजाना बिल्कुल जंग शुरू करने के ऐसे घंटे याद कर रहे हैं, अब अगले 24 घंटे में हो जाएगा, 48 घंटे में हो जाएगा। आपको ये अजीब एक मजाक नहीं लगता? खुद इजराइल के चैनल नहीं कह रहे, अमेरिका के चैनल नहीं कह रहे, लेकिन हमारे यहाँ ये एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है, देर से ज्यादा चम्मच गरम। ये भारत का मीडिया क्यों ऐसा कुछ कर रहा है? ये है कि यहाँ की शायद हुकूमत और आरएसएस और बीजेपी चाहते हैं कि ये इस्लामी हुकूमत का खात्मा हो जाए और इनकी जो दोस्ती नेतन्याहू और यहूदियों के साथ है उसको मजबूत करे। और जिस तरीके से हिंदुस्तानियों को, खासतौर हिंदुओं को भेजा उन्होंने वहां गाजा में, इजराइल में काम करने के लिए, लड़ने के लिए, तो उसी सिलसिले में ये भी गोदी मीडिया जैसा ऑपरेशन सिंदूर में कहा कि हमने कश्मीर को लिबरेट कर लिया, हमारी फौज लाहौर पहुंच गई, तहस नहस कर दिए कराची को, वगैरह वगैरह बोल के, जो कि अभी भी कई मुस्लिम अखबार और चैनलों में बताया जाता कि देखो ये इंडिया का प्लान है पाकिस्तान के खिलाफ, एक इस्लामी वाले के साथ। और उससे वहां के एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस जो भी कहिए, तो वो बताते हैं कि ये हिंदू क्या करना चाहते हैं, ये हिंदू गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। तो इस लिहाज से जो है यहाँ भी बेचैनी है कि हमारी दोस्ती इजराइल के साथ हो। और ये क्यों चाहते हैं, ये क्यों चाहते हैं कि जंग जल्दी हो जाए और ईरान तहस नहस हो जाए? इसलिए कि इजराइल के अखबार और वहां के लोग ये कह रहे हैं कि अगर ईरान खत्म होता है तो इजराइल और भारत को बहुत आसान हो जाएगा पाकिस्तान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना, क्योंकि टर्की के बाद सिर्फ पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो उसकी फौज है और न्यूक्लियर पावर भी है। तो ये दोनों मिल को इनका अखंड भारत का जो ख्वाब है उसको अपना सकते हैं। और तालिबान से तो इनकी दोस्ती है और आगे बढ़ सकते हैं इनके जो प्लान्स हैं वगैरह। तो इजराइल का भी यही आश्वासन अंदरूनी तौर से दे रहे हैं कि हम आपके कोऑपरेशन से आपको मजबूत करने के लिए आपके दुश्मन को तहस नहस करते हैं। और एक तरफ तो सीक्रेटली जूइश लॉबी आसिम मुनीर को वहाँ एनकरेज करती है ट्रम्प से मिलना, मीटिंग कराना और जो भी करना, लेकिन दूसरी तरफ डबल पॉलिसी करके भारत को भी पाकिस्तान के बारे में खतरा है, तो हम अटैक करेंगे ईरान के बाद, आप हमारा समर्थन करिए। तो ये सिग्नल जो है ऊपर से आता है पार्टी मिनिस्टर्स और जो भी हैं शायद यही मुलविस हैं इसमें, इसलिए गोदी मीडिया वो सिग्नल ऊपर से देख के जो ये लगे रहते हैं। तो मुझे कोई हैरानी की बात नहीं है कि अगर एक भी अटैक होता है तो यहाँ दूसरे दिन ही शुरू हो जाता है कि ईरान तहस नहस हो गया, खत्म हो गया, अब जो है उनका नंबर है और इजराइल हमारे साथ मिलके पाकिस्तान को खदेड़ देगा, उनके न्यूक्लियर वेपन्स खत्म हो जाएंगे और जड़ से इस आतंकी देश का खात्मा हो जाएगा। हालांकि उनको पता है कि ये होने वाला नहीं है। अमेरिका सॉलिडली पाकिस्तान के हक में, चीन भी है, टर्की भी है, और खुदा न खास्ता ईरान पे हमला नहीं होता है तो ईरान भी पाकिस्तान के पीछे खड़े रहेगा अगर कोई हमला करते हैं तो।
तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ ख्याली पलाव है और काली जुमेरात को जो बोलते हैं, ये ख्वाब सोच रहे हैं कि ऐसा कर बैठेंगे, बल्कि ये लोग सिर्फ अपनी गुमराह जिंदगी में उटोपियन प्लान्स में रहते हैं, इसीलिए ये इनसे कोई मुतासिर नहीं होता। ये मीडिया जो है बेकार है। हाँ, ये यानी एक अजीब अपने आप को ख्वाब गफलत में, बल्कि बिल्कुल एक अजीब जहालत बढ़ाने का भी तो इंतजाम है ये, कि आप ग्राउंड पर हकीकतों को देखने ही ना दें, ना खुद देखें ना पब्लिक को देखने दें। तो एक अजीब यूटोपियन आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया वाकई। अच्छा, आपने बीच में तालिबान का जिक्र किया, मैं थोड़ा सा ये हट रहा हूं मैं, लेकिन आप से ये जानना चाहता हूं, तालिबान के बारे में आपकी क्या राय है? आज तक इस 2 साल से ज्यादा जंग में इजराइल के खिलाफ कोई बात तालिबान ने नहीं की। क्या तालिबान भी अमेरिका और इजराइल के ही प्लान का हिस्सा हैं? ये मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं, आप कैसे देख रहे हैं? जी, मैं नहीं समझता कि वो डायरेक्टली इजराइल और अमेरिका का प्लान में शामिल हुए हैं या होंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना भूल गया, और यह है कि इतनी तैयारी हो रही है ईरान के खिलाफ जंग करने की, इजराइल से, अमेरिका से, वगैरह वगैरह, लेकिन भारत की हुकूमत से कोई टिप्पणी नहीं है कि हमारा पड़ोसी देश जो है उसकी क्या वजह है, क्यों आप हमला करना चाहते हैं, कि एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आके नहीं है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि भारत ऐसा जो विश्व गुरु मानता है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना चाहता है, दूसरा मेंबर की जो है सलामती और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेटन कर रहा है बिला वजह, कोई वजह नहीं। ना सिक्योरिटी काउंसिल ने कुछ आपत्ति जताई है न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, जो कि आपने तहस नहस कर दिया। तो क्या करना था, क्यों हमला करना चाहते हैं, उस पर भारत कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं दिया। तो इसका क्या असर है, इसे ये क्यों कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि ईरान के ऊपर हमला हो और इजराइल डोमिनेंट पावर हो इस रीजन में। जहां तक तालिबान का है, देखिए वो 2 सालों से जो भी हो रहा है वहां, अमेरिका जब वहां से भाग गए रातें रात खाली करके बागराम बेस वगैरह, तो वो अपनी इक्तिसादी दुश्वारियों में मुलविस हैं। ना उनके ऊपर सैंक्शन जो लगाए थे वो हटाए हैं, ना उनको रिकग्निशन मिली है फॉर्मली, या उनके मिनिस्टर्स कहीं आसानी से जा सकते हैं पूरी दुनिया में, या अक़वाम मुत्तहिदा में, या फॉरेन एड इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो वो जो अपने लोगों के मसाइल हैं उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि उनके मिट्टी के घर भी जो है बमबारी करके बर्बाद कर दिए थे। उनको इतनी शदीद किल्लत थी हर एक चीज की, तो वो बहाल करने में लगे हुए हैं, रिकंस्ट्रक्शन, रीबिल्डिंग में। तो मेरे ख्याल से जो भी मुल्क, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, जहां से भी इमदाद आती है तो उसको हासिल करने के इसमें है वो। और चीन और रूस आए हैं, भारत भी कुछ प्रयास कर रहा है, और ईरान ने भी कुछ कदम उठाए हैं। लेकिन उनका प्रॉब्लम है वहाँ का ज़लज़ले, वहाँ का फ्लड और वहाँ का एक्सट्रीम वेदर, जिसके वजह से वो लोगों को जो मुहैया करना चाहिए उसमें लगे हुए हैं। क्योंकि 40 साल से ज्यादा जो बर्बादी हुई, तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो गाजा से भी बदतर था अफगानिस्तान। गाजा में हालांकि वहाँ कुछ चीजें अभी बरकरार थी, लेकिन अफगानिस्तान में इतनी बड़े पैमाने पे बर्बादी हुई, और वो इतना बड़ा वसी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और पानी और रोड्स और हॉस्पिटल्स वगैरह एक एक करके उनको जो है रीबिल्ड करना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल है। तो वो उसमें मशगूल है वो, और वो ये नहीं चाहते कि ये दुनिया की जो भी लड़ाई है उसमें शामिल होकर और उन पे नुकसान हो, एक पार्टी को सपोर्ट करके दूसरी पार्टी उन पे के ऊपर दबाव डाले। जी। अच्छा, वक्त हमारे पास जरा अब कम रह गया है। ट्रंप साहब का कहना यह है कि हमास ने बड़ी मेहनत की है इजरायली कैदियों और डेड बॉडीज को वापस भेजने की, अब उसे डीमिलिटराइज हो जाना चाहिए, अपने हथियार छोड़ देने चाहिए।
ये क्या तमन्ना पूरी हो पाएगी? क्या इजराइल यानी वो जो पीस बोर्ड जो जो खुद सारे एक तरह से गाजा को कत्ल करने में, खत्म करने में, हथियार देने में सारे आगे आगे थे, वो अब अमन बोर्ड में है। कहते हैं हमास ये अपने हथियार छोड़ दे। तो क्या जो कुछ जंग में नहीं मिला अब इस तरह से दबाव डाल करके उन्हें हथियार छोड़ने को मजबूर किया जा रहा है? आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई हो पाएगा कभी? देखिए, पहली बात तो इजराइल के जो भी बंधक थे, जो मरे हुए थे, जिंदे हुए थे, वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। हम्म। क्या दूसरी तरफ इजराइल इस प्रोसेस को कंप्लीट किया है? हम्म। एक उदाहरण दे सकता हूं मैं। हम्म। उसमें कहा गया था कि 500 से कम ट्रक्स गाजा से और दूसरे इजरायली बॉर्डर से वहां राहत लेके जाएंगे। मेरे ख्याल से ये तो नहीं हो रहा है, और हम्म। वो टेंट्स भी मुहैया नहीं करा रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इजराइल को वहां से अपनी फौज हटाना था। क्या वो हटाया है? वो हम्म। येलो लाइन बोल के, आर्टिफिशियल लाइन डाल के जो है फलस्तीनियों को वहां जाने से मना कर रहा है। जो भी जाते हैं अपने घरों को वापस, तो उनको मार दिया जाता है। और रफा बॉर्डर अभी तक बंद हुआ है, और जो जख्मी थे उनको जाने की इजाजत देना था, उसने नहीं दिया। तो हम्म। इसकी बात कोई नहीं करते। हम्म। तो फेज 2 को सिर्फ हमास फुलफिल करना था, और इसराइल का कोई ऑब्लिगेशन नहीं। और हर दिन सीज फायर होने के बावजूद भी इजरायली जो है टैंक से, हवाई जहाज से, ड्रोन से फलस्तीनियों को अंधाधड़ मार रहे हैं हम्म। दिन रात। तो ये कहाँ, ये एक तरफा हो गया है। तो जो वो कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पीस वगैरह, इनका एजेंडा है जेराद कुशनर का और ट्रम्प का। रियल एस्टेट एजेंट है, वहाँ होटल बनाएंगे और टूरिस्ट कैसीनोस और गैम्बलिंग सेंटर्स बनाएंगे, महंगे महंगे यहाँ के लोगों को बेचेंगे, जिसमें शायद मालदार यहूदी भी खरीद लेंगे एक के बाद एक बोल के। जो सेटलमेंट तो वहाँ डायरेक्टली नहीं कर सकते, वो जो इलाका रिकंस्ट्रक्शन के लिए ओपन है 45%, तो वहाँ यहूदी खरीद लेंगे, जैसा यूरोप से आके मालदार यहूदी खरीद लिए 48 से पहले। उसी तरीके से रिकॉलोनाइजेशन होगा, बाहर के यहूदी या इजरायली खुद खरीदेंगे। तो मेरे ख्याल से ये ईरान के मामले से जुड़ा हुआ, इजराइल विड्रॉल के अलावा। अगर इजराइल विड्रॉ नहीं करता है और वहाँ फौज तैनात करता है और दावा करता है कि 55% हमारा ही रहेगा और रफा बॉर्डर कंट्रोल करेंगे, और हर किस्म के नाकाबंदी जो नेवल, एयर, लैंड बॉर्डर को सील करके वगैरह, तो हमास कभी भी उसको डिसआर्म नहीं करेगा। इसीलिए तो स्टेबलाइजेशन फोर्स लाई जा रही है, पाकिस्तान से लेके, इजिप्ट से लेके, मिस्र से लेके, क्योंकि यह बहुत कठिन काम है। क्योंकि इसराइल 2 साल से कोशिश कर रहा था टनल्स में जाके इनके हथियार ले ले, इनको डिसआर्म कर दे। आपको याद होगा कि हर बार नेतन्याहू कहता था कि ये हमको डिफीट करना है, और उनके डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ सभी ने कहा कि ये नामुमकिन है, हम नहीं कर सकते। हमास जो है बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, अगर 10 को मारते हैं तो 50 उसमें शामिल होते हैं, और उनके पास अनलिमिटेड हथियार हैं, चाहे वो राइफल्स हो, मशीन गन्स हो, या कुछ भी हो। तो इस लिहाज से ये बड़ी चुनौती है इनको डिसआर्म करना। और जब तक इसराइल इन वादों पे इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, विड्रॉल का, रफा बॉर्डर और रिकंस्ट्रक्शन, जो पैलेस्टीनियन, जो देखिए पूरे मामले में फलस्तीनी कहीं भी नहीं है, सब बाहर के लोग हैं। टोनी ब्लेयर से लेके चेयरमैन ट्रम्प से लेके दूसरे कतार या टर्की या पाकिस्तान या मिस्र या यूरोपियन देश वगैरह, तो वहां जो रहने वाले हैं उनको क्या चाहिए, उनकी आवाज कुचली जा रही है। तो इस लिहाज से जो है ये वहां का मामला है, और ईरान से भी जुड़ा हुआ है कि अगर ईरान पे हमला होता है, हिजबुल्ला इसराइल पे अटैक करता है, तो ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे और इसराइल के खिलाफ हुती के अलावा ये भी बरस पड़ेंगे ईरान इसराइल के ऊपर। और ये पूरे क्षेत्र में, इस खाड़ी के और इस देश में काफी कुछ होने वाला है आगे चल के, क्योंकि क्या क्या ये क्या अमेरिका ये के जी
जी जी, आप अपनी बात पूरी करें। क्योंकि अमेरिका की ये जो डिक्लाइन हो रहा है, अमेरिका का डिक्लाइन, इकोनॉमिक, मिलिट्री पावर वगैरह, तो ये रूस को हराने की कोशिश की है यूक्रेन के जरिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अब चीन पे फोकस है उनका, और ताइवान के जरिए देखिए, अब ताइवान को हर मुमकिन असला दे जाएगा, उनकी मदद की जाएगी बोल के ये टू चाइना पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। और चाइना ताक में है कि अगर आगे चलकर ताइवान को न्यूक्लियर वेपन्स भी दे देंगे अमेरिका, तो ये बड़ा खतरा होगा। तो उससे पहले जो इसको निपटाना चाहते हैं, तो उसको इस्तेमाल करके चीन पे भी कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे। ये सब मामले जुड़े हुए हैं। और पुतिन अभी नॉर्थ कोरिया में हैं, क्यों गए हैं आपको अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उसके पास भी इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं। तो अगर चीन पे हमला होता है ताइवान को लेके, या इंडिपेंडेंटली ईरान पे हमला होता है, तो हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए नॉर्थ कोरिया को, क्योंकि वो भी पावरफुल एक्टर है। अब चीन, नॉर्थ कोरिया, रशिया, ईरान इकट्ठा हुए हैं, और ये चारों जो है बहुत ही मजबूत देश हैं। उनका मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। जी। इसका मुकाबला बहुत मुश्किल है। और ये कि क्या मैं मुख्तसर बस एक 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा, क्या ये तमाम जो डिक्लाइन हर तरफ अमेरिका और उनके साथियों का हो रहा है, क्या गाजा को इस पूरे डिक्लाइन का एपिसेंटर माना जा सकता है? वहां की नाकामी के साथ साथ दुनिया भर में जिस तरह से अमेरिका की और इजराइल की और उनके साथियों की ताकत डिमिनिश होती जा रही है, क्या गाजा के साथ साथ जो पूरी दुनिया में पब्लिक ओपिनियन बनी है, उसके साथ साथ क्या उससे जोड़ करके देखा जा सकता है उस तबाही को? जी, वो तो एपिसेंटर हो गया है। गाजा जानबूझकर किया गया था ये सब षड्यंत्र, हिजबुल्लाह के खिलाफ, ईरान के खिलाफ, सीरिया के खिलाफ करने की, लेकिन उनको लिमिटेड कामयाबी हुई है। तो इस लिहाज से जो है, जो भी अपोजिट रेसिस्टेंस फोर्स है, तो वो दोबारा उभर के निकले हैं। देखिए, अगराची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हालांकि ईरान के ऊपर बमबारी हुई न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर, तो हम दोबारा बहाल कर लिए हैं, हम रिबिल्ड कर रहे हैं, बोल के वो खुद कह रहे हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज को। तो इतने जल्दी, इतने बड़े पैमाने पर रिबिल्ड करना ये कोई मामूली बात नहीं है। जिस देश पे इतने सालों से सैंक्शंस लगे हुए हैं, हर किस्म की कड़ी पाबंदी की गई है, तो ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। और इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमास इतने साल, 2 साल विथस्टैंड करने के बावजूद भी अभी भी वो अड़ा हुआ है कि हम हथियार नहीं डालेंगे, और हिजबुल्लाह भी हथियार नहीं डालेगा बोल के साफ कह रहे हैं। और ये सब अलामत ये है कि ये ताक में है कि कब हमला होता है और कब वो मुंह तोड़ जवाब देके अपने पॉलिसी अपना सकते हैं। जी। तो पूरे गाजा से उभरा हुआ ये तूफान, ये जलजला, ये लावा, ये पूरी दुनिया को लपेट में लेगा, और सबसे ज्यादा जो है अमेरिका और वेस्ट यूरोप को लेके उनका जवाल आ चुका है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि वक्त खत्म हो रहा है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। हमारे चैनल मीडिया स्टार वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उन्हें अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करना ना भूलिए, ताकि और लोग भी हकीकत से वाकिफ हो सकें।